क्या जाना यहाँ चलो सर मैं इधर बैठ जाता हूँ, दिखता नहीं। और सारे बैच के बच्चे लोग एक ही समान है, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग कमजोर हो ऐसा कुछ ना मानना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे तो थोड़े ठीक, अब जब स्कूल टाइम में पता लगेगा कि इतने ठीक है। शुरू में तो तुम लोग बहुत ठीक लग रहे थे, मुझे इतना मजा आता था क्लास लेने में, क्या पता मैं कुछ बोलता था, आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास ले लेता था। और बाद में जैसे ही आप लोग जो है फेस टू फेस सामना हुआ एकदम समझ में आ गया, फिर इतना तब मैं वाकई समझ गया वही भारत पीएचडी बैच की है, इस तो मतलब पास आउट बैच। आज मैंने पूछा कि तुम नहीं जानते हो लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है, ट्वेल्थ में पढ़ोगे, सिग्मा दोनों कंडक्टिंग पार्ट हो गए, कंडक्टिंग होगा एक लाइन से कंडक्टिंग बात कुछ सोच ही नहीं, इनको बहुत थप्पड़ मारा उसमें भी जबरदस्ती आज यूट्यूब में ऐसे ही कर दिया कि आपको मैं बहुत दिन से रुक गया, अब कराऊंगा। अच्छा तुम रो या गाओ सर, क्यों क्यों बताओ, मुझसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं, सेम तो जनरल क्वेश्चन था उसकी। तो जबरदस्ती मैंने उन समूह को 3-4 तगड़े प्रश्न उठा के कराया, उनके लिए तगड़ा था, जबकि था क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल आसान। तो आदत होती है ना बच्चों की, साइलेंस प्लीज, आदत होती है कि तुरंत क्वेश्चन के फार्मूला ढूंढना शुरू कर दिए, तो ढूंढ के एक ने आंसर भी निकाल दिया उल्टा सीधा। हम पे आ कैसे गया आंसर, कुछ कुछ मैच कर रहा था, तो उसमें एक पाई नहीं था। हम तेरे को जा देखो सर वही आंसर है, अच्छा मैं भी देखते जा, तब देखा मैं कहाँ है भाई, लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है, कहाँ है भाई तुम्हारा तो पाई आ रहा है, एक ल पढ़ दिए हमको सवाल ही नहीं है। मैं जब घूम के देख रहा था देने के बाद कि कर कैसे रहा, तभी मैं समझ गया था सवाल नहीं होना। एक बात बहुत अच्छे से आप लोग जान लीजिए, अभी तो चलिए अभी बच्चे हैं, आगे भी रहेंगे बच्चे, अभी अभी आप जो है थोड़ा सा नहीं, आज इधर से खोपड़ी दर्द कर दे रहा हूँ। अच्छा सर मेरी आवाज आ रही है? मैं आज बीपी मेरा बढ़ा हुआ था सुबह से ही। यस सर। हाँ ठीक है चलो। तो आज मैं मतलब मैं क्या, आज मैं पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास, और ये सेकंड डिफिकल्ट टॉपिक है, पहले भी बताया। तुम थोड़ा शांत रहो कर, हाथ और क्या है, तुमको क्या लग रहा है कि वर्क फॉर एनर्जी भी बचा ही है? हाँ पावर पी की वैल्यू dw by dt f डॉट भी बताया नहीं था, वर्क एनर्जी थ्योरम जब लिख रहा था। ये तो इतना ही कराया था, और क्या चाहिए उसमें? उसमें ना आएगा ना क्वेश्चन, अभी बंद कहाँ किया हूं मैं, कहाँ गया डिस्कशन ठीक है सर। वो देखो टैक्स वाला तो बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं कह दिया हूं तो करूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं भाई, सारे क्वेश्चन बात नहीं। हाँ तुम यार पहले वहां बात कर रहे थे, अब यहाँ बात करना शुरू कर दिए, तुमको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। पहले आज अभी मैं सेंटर ऑफ मास की आज 28 है। क्या टेंशन है? ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक का कोऑर्डिनेट रेसिंग का नाम ट्रैक्शन। अच्छा ये तुरंत पढ़ जाओ तो पिटा जाओ। ये ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोवाइड द रेसिंग कार डज नॉट लूज इट्स ट्रैक्शन, द टाइम टेकन बाय द रेस फ्रॉम start to a distance depends on the engine power P. Very awesome question. Write the time P in terms of X and P, assuming that power is constant. इसमें क्या निकालना है? Write the time P in terms of S and P. Time P निकालना। पेज नंबर क्या है? पावर P कांस्टेंट दिया गया। ये क्वेश्चन ये से रहना आते ही पूछ लेते हैं, अच्छी बात है। पावर P को हम dw by dt बोलते हैं,
ऐसे क्वेश्चन एक बार देना और क्या चीज रखा है कि क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है डज नॉट रिजेक्ट अट्रैक्शन, और इसको निकालना हमको किस फॉर्म में, टाइम टी को निकालना है आपका, ड्राइव द टाइम टी, और ये दे रखा है द टाइम टेकन बाय द इट टू रेस फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल लॉस 0 है टू ए डिस्टेंस डिपेंड ऑन द इंजन पावर, यानी डिस्टेंस का फंक्शन निकालना है पावर पी के टर्म में, राइट द टाइम टी इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी एज्यूमिंग द पावर इज कांस्टेंट। ओके, ये वैल्यू पावर पी कांस्टेंट है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। सर कांस्टेंट क्या लिखता है? हां क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट। हां पढ़ लो, गुप्ता के पास है ले चलो बड़ा जी यहां से पढ़ दिया सीधा हो जाएगा, रख सीधा फिक्स। चलिए ये पावर अब चुपचाप सुनो। अब वी नो दैट the net work done is equal to change in kinetic energy from work energy theorem. Will I write this? यस सर। यस सर। तो हम लिख सकते हैं पावर p को dk by dt, which is constant, dk मतलब डेल्टा के, और डेल्टा के का मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट में था तो 0 हो गया, एक ही को ले रख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, हमने अच्छा चलो इसको मैं K लिख देता हूँ, K की वैल्यू ये हो गई, तो DK की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हाफ m इंटू बी स्क्वायर, क्लास उल्टी करा रखा हूँ भाई, dV लिख देंगे, ये लिख सकते हैं हम DK की जगह, तो DK की जगह कट गया m इंटू B इंटू dV by dt, dV by dt इज द फोर्स, d by dt क्या लिखते हैं, मास इनटू d by dt हो जाएगा ना। यस सर। तो पावर p ऐसे बता रहा हूँ केवल, इनटू d by dt क्लास में कर रखा हूँ बेटा, इनटू v लिख दी, ये हो गया 4, f डॉट v पावर निकालते नहीं निकालते हो, यस सर। डॉट वी वही चीज आ गया। यस। अब देखिए इसमें कहा गया है कि टाइम t निकालिए, डिस्टेंस से स्टेबल करना है, ये फोर्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, dx by dt लिख सकते हो, यस सर। तो रख दो, इंटीग्रेट कर दो, पावर कांस्टेंट है ये है, समझ में आ गई बात। यस सर। ये यू है। हां यू है नहीं। डी कुछ तो लिखो यार, वेलोसिटी को v से लिखो, ये लिखो v को लिखो dx by dt, ठीक है, और p की तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो टू गेट द रिजल्ट। क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू f डॉट dr या dx कुछ भी लिखो by dt, और ये कांस्टेंट टर्म है। यस सर। f डॉट dr हो गया तुम्हारा क्या, डी बस इंटीग्रेट करो तो t आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा दूसरा ढंग से कर किया, इन्होंने क्या किया देखो, ये वो भी अलग अलग किए, देखो वही लिखे हैं, यस जो हमने लिखा है m into dv by dt हम पूरा डिराइव करके लिखे हैं, एक्सेलरेशन ले लिख दिया, ठीक है, और ये vdv कर दिया यहाँ पर, देखो vdv हो गया, चाहे फोर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर फोर्स ना लिखना चाहो, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट ले सकते हो कि पावर तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ये v और ये dv, और इधर क्या हो जाएगा p by m into dt, मास भी कांस्टेंट रहेगा। यस। इंटीग्रेट दिस, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v, तो क्या आ गया, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू p by m into dt, t हो गया। यस। वैसे ही डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, इतना करने के बजाय k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, टू पीस कर 2m होता ही है, खैर चलो कर दिए हैं तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2p by m into t, तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2p m into t to the power 1 by 2, ठीक है। यस सर। अब v को लिख दिया हम dx by dt is equal to under root 2p by m into t to the power 1 by 2, so dx is equal to root 2p by m t to the power 1 d by dt, इंटीग्रेट दिस, मान लो t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, किसी टाइम t पे x डिस्टेंस चल चुका है, तो x is equal to under root 2p by m
और ये t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t टू द पावर 1/2 प्लस 1 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। दुनिया पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाती है, आप पीछे घसक रहा है। पढ़ते पढ़ते पीछे का भूल जाते ना। हाँ, तो वो तो आज की जनरेशन की सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। ठीक है। ये हो गया फंक्शन आपकी, तो टाइम की निकाल लो निकालना है। फंक्शन छापो अब बाद में कोई पहले दिन डाउट नहीं। हाँ, फिलहाल अभी पहले मैं चलो आप मार्क्स की शुरुआत करूंगा। गुड, अच्छा पढ़ रहे हो पहले। x plus a to the power n का एक्सटेंशन बोलो। पढ़ो इनको। x प्लस क्या होगा? x plus a to the power n का एक्सटेंशन प्लस 8 इधर करो पहले, अपना पढ़ो, छापो। पोटेंशियल एनर्जी को बताता हूँ प्रॉपर्टी का। पोटेंशियल एनर्जी का बनाता हूँ, स्प्रिंग लेता हूँ तो बताता हूँ सबको पोटेंशियल। NC0 हाँ, आगे NC1 हाँ, x पर कुछ आएगा नहीं, x तो 0। अच्छा ठीक है, आगे तब तक छापते रहो भाई। x की पावर 1। हाँ सही बोल रहा है भैया। हाँ तो मेरे को क्या है, छापते रहो सर 8 ये है सर, नहीं सर, NC2 x की पावर 1 8। ये है सर, आप तो बोले x प्लस 8 का ये पर हाँ तो ये a का पावर बढ़ता जाएगा, x का पावर घटता जाएगा। NC 0 की वैल्यू कितनी होती है? N1 बैठो, ऐसे फिजिक्स में ही पढ़ो ना, रट के बैठे हुए हो, फिजिक्स में पढ़ते थे रटते रटते नहीं हो। चलो आज तेरी बारी। जितना ठीक है, हेडिंग सर अरे हेडिंग सेंटर ऑफ मास यार और कौन सा? लेकिन आप क्या करो सर, लिखो ना, है तो रास्ता। सर नहीं सर से ऊपर अपना लास्ट कॉलम में छाप लो भाई, छापो छापो। हां सर सर ऐसी भी डायरेक्ट कहीं नहीं लग रही, बैठा तो नहीं करो, हमारे पास बात करो, बहाना होता है। सर मैं लास्ट में जाके बैठ जाता हूं। तो गर्मी ना ये पहना हुआ है भाई, ये पर फिर गर्मी लग रही है। पुलोवर का पहन के आके क्या गर्मी लग रही है। सब पतली सी शर्ट पहन के आओ, गर्मी लग रही है। अरे तेरे में बहुत गर्मी है। थैंक यू। नहीं बता रहा है इसको क्या भाई गुस्सा मत सुनाइए क्या हो रहा है भाई तू कब आया थे वेट पढ़ने में शायद नहीं कर रहा आप खाली नहीं हो रहा सब अगर अरे आप सीधे सुन के पढ़ने में दिमाग खराब लेगा ना चलो होगा लिखिए भाई तो सर एक पता है सर एक साइट है
अरे रुपए साहब भाई सर एक साइट है phat.colorado करके उसके अंदर सर हम ना सारे बॉब मास और सारी चीजें लेकर और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर। हाँ उसमें सर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप एंगल डिसाइड करो बॉल डालो किधर हाइट भी डिसाइड करो उस हाइट पे फेंक के आपको दिखाएगा कितनी है कौन सा है? सर ये वाली है सर phat.colorado.pd मेरे को सेंड कर दो। ये कोई बात नहीं यार। सर ही बोल दो सर हम भी देखेंगे सर आपको टेलीग्राम पे कर दूं? सर गूगल कर लो ना सर गूगल के नाम से वापस हम खोल के कर लो सर ऐसा और नहीं है आप बताइए मतलब मैं एक ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाना चाह रहा हूँ उसके। हाँ सर उसमें ऑप्टिक्स वगैरह सारे केमिस्ट्री के भी हैं चलो भेजो भेजो भेजो। चलो भाई सर नाम क्या है? देखो भाई साइलेंस, एक बार जरा शांत हो जाइए आप लोग। भेज देना इस पर राइटिंग अच्छी बनती है सॉलिड बोर्ड से। सर सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग से कराओगे ना हाँ जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही सेंटर ऑफ मास है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए पूरे से। अब आप यूं समझिए कि अगर कोई बॉडी हम ले लें, ठीक है, और उस पर फोर्स लगा दें, ठीक, तो फोर्स कहां कहां जाएगा, तो उस पूरे बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं इनको अगर अभी मान लो इसको मैंने यहाँ खींचा, हम तो फोर्स तो नहीं लगा, लेकिन मैं पूरे बॉडी पर ट्रांसफर हो बॉडी का पार्ट कनेक्टेड है, ठीक है, कहाँ लगा दिमाग में ट्रांसफर हुआ दिखाया मैं जान छोड़। मान लो उसी तरह से साइलेंस थोड़ा मान लीजिए उसी तरह से हमने एक ऐसा रॉड ले लिया एंड दिस रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। अभी लिटरेचर भी मैं लिखूंगा इसका लैंग्वेज भी। And this rod is made up of different small atoms and particles. बनाया था एक आइटम एक्सपेरिमेंट में तो लगाएगा अरे कोई नहीं, एक बार फिर से जरा सा थोड़ा सा शांति बना रखिए। वो तो उस दिन ऐसे ही मैंने जबरदस्ती काम कर दिया था, तो मुझे जरा तो इन सारे पार्टिकल्स आपस में एक इंटरडार्मिक फोर्स लगाएंगे, सबके बीच में लगेगा। तो क्या ये फोर्स इस रॉड को चला पाता है? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, इसका सम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत भी करते हैं लिखने की, और इस रॉड को हम बोलेंगे इट इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई आई कैन से इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर रॉड बना है। तो शुरू करते हैं। कंसीडर a rod of mass m, mass cap, बात ना करो भाई, बात एकदम बात ना करो। mass capital M and length capital L, capital L. It is made up of small particles, वो पार्टिकल्स भी और छोटा लेके जाके एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे बनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग दैट मच ऑफ माइक्रो लेवल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स, ठीक है, बट अबाउट स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स are bound, these particles are interact with each other, ठीक है, with each other
and there is a force between them. There is a force between them. Between them. ठीक है? Between them. Called interatomic forces. Called interatomic forces. Atomic forces. ठीक है? The vector sum of these forces are equal to 0. So 0 equal to 0. And by the Newton's third law, from the Newton's third law, Newton's third law, these forces are internal forces and cannot change the state of the rod की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है? अभी जितने भी पार्टिकल दे आर पार्ट ऑफ दिस रॉड, ये कनेक्टेड हो गया एक तरह से रॉड से, या रॉड कनेक्टेड हो गया इससे। अगर हम इसके इस रॉड पे फोर्स लगाए, यहाँ देखिए, यही तो बड़ी मजबूरी है। आपको पढ़ा मार है, पीछे देखे रहते थे कौन सी क्या नाप रहे हैं। यहाँ देखिए, अब दो चार आदतें आप लोग की हैं, अगर वो सुधार लें तो आपसे अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। सच बता रहा हूँ। एक तो बात करने का वो बीच में बोलते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था, बेशक आप क्वेश्चन डिस्कस करें, कुछ भी करें, बहुत सारे टीचर इग्नोर कर देते, मैं नहीं कर पाता। उसमें नुकसान आपका होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी, फिर वो पता भी नहीं लगेगा आपको। पता कैसे लगेगा? तो आप किताब देखेंगे तो वही वाली थी, उससे ज्यादा भी बताता हूँ, लेकिन वो आप चाहते हैं कि ना पता जैसे छूट जाएगी, वो आदत छोड़ दें। दूसरा ये कि आप अपने को बिलीव करना शुरू कर दें कि हम करेंगे तो हमें आएगा। जिस दिन पॉजिटिव थिंकर बन गए, अभी आज ही एक इरनो को क्वेश्चन यार 9 में कर दिया, उसे मुझे लगता नहीं सबको समझ में आया होगा। आई एम वेरी मच श्योर। मैंने करके देखा है, देखो इस क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन खोजोगे जो लिखे हैं लोग, आधा पेज लिखते हैं। फैक्ट अभी देखना, इसमें एक लाइन में करके दिखाता हूँ। देखो, तो जितना आप सोचेंगे उतनी ज्यादा अच्छा सोल्यूशन आप क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचना पड़ेगा। वो आदत आनी पड़ेगी। और आदत कब आएगी? जब आप ग्रेट थिंकर कौन बनता है? जो बहुत चुप रहता है, जो बड़ा करता है, दिन भर ग्रेट थिंकर नहीं, वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि बोलने में काफी एनर्जी जाती है। बायोलॉजी वाले किसी से पूछ सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप सोचेंगे, डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज आपको मिल सकती है खुद से। नई चीज मतलब है तो वो किताबों में, लेकिन प्रेजेंटेशन आपका अलग है, जो आपका दिमाग साफ होता जाएगा। तो वो काबिलियत आ रही है। फैक्ट यही बता रहा हूँ। अभी भी टाइम में कोशिश करो। अगर आप में से किसी बच्चे का इंडिया रैंक 1 आ जाता है, या 2, 3 कोई भी IIT में, आप उस दिन को इमेजिन करो, अखबार में आपका आर्टिकल छपेगा, इंटरव्यू छपेगा। इंडिया का कोई भी अखबार ऐसा नहीं होगा जो न छापे आपको। कोई मैगजीन ऐसी नहीं होगी जो नहीं चाहेगी कि आपका फोटो लेके छाप दें। कोई किताब वाला ऐसा नहीं होगा, प्रदीप फलाना ढिमका दौड़े आएंगे, भैया फोटो दे दीजिए, 10 लाख रुपए आपको दे रहा है, पैसे लेके बैठे रहते हैं। पूछोगे कैसे मालूम? मैं बता देता हूँ कि संदीप पात्री रैंक 1 हुआ था, एक मैगजीन का सरदार जी थे, आदमी जुड़े हुए हैं। वो आए, मुझे पहले पता नहीं था कि क्यों आए हैं।
किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया, आई डोंट नो अबाउट हिम, कॉन्टैक्ट किए, बगले में तालु सर बड़ा बढ़िया होटल था, तो हम सोचते थे कि बाउंड्री के अंदर कुछ नहीं, बहुत कुछ था। हाँ पार्टी दिया खूब बढ़िया, तो पार्टी को दे ठीक है, पॉकेट में मिल रहा खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले कुछ नहीं बताया मुझे, हम भी हाँ बताइए, कल मिला है उसका कोई कारिंदा आया, पकड़ लेके गया राजा कार, और मैं उसको बाइक ही चलाता था, बाइक रखना निकालना कार लेके गया, BMW है ना, बाइक अपना मैं सीधी जेट रखा उसको लेके थोड़ी जाता, उठा के ले गया, तो बढ़िया हमारे साथ और भी टीचर लोग भी पढ़ाए, सब लोग गए साथ में, हमें जाता चले गए, सब लोग पार्टी नाश्ता वास्ता किए, ठीक है भाई। जब नाश्ता वास्ता करा ले तो कहा सर वो उस बच्चे का फोटो में एकदम नहीं, ये बात आप पहले बताया तो तुम आपको नाश्ता करते ही सीधे बोली, मैं नहीं दूंगा, बोल देना चाहे दे सकता है सर, पैसे भी उसको देंगे, आपको देंगे, दिलवा दीजिए, आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, घर का एड्रेस दे देंगे, आप चले जाएंगे, उसी को पैसा दीजिए, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबल है, वो मेहनत हमारा स्टूडेंट है। ठीक है ठीक है, खुश हो गया, बार्गेन कर लेंगे, वहां से मिल गया, और जानता तो बच्चा ऐसा नहीं, पराठे भगा दे रहे हैं वो खुद जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहां के लोग उसका नंबर डाल देते थे, बड़ा परेशान था, कहता सर 24 घंटा फोन आते हैं, सर नंबर चेंज कराने को बोलते हैं, तो उस पुरानी बात की आज की बात हो रहे हैं, चेंज तो करा ही देता था, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं था कि परेशान करता, उसको भी इंजॉय आता था कि दुनिया भर के लोग, पूरा इंडिया भर के लोग जान रहे हैं, कभी कोई साउथ से फोन कर रहा, किसी पढ़ते थे क्या किया, कोई कुछ कर रहा, कौन सी किताब से, तमाम दिन भर ही पूछना। तो आप जरा इमेजिन करो, फिर वो लम्हा आपके जीवन में आए किसी भी तरीके से, क्योंकि इस हालात पे दिख नहीं रहा, वो भी सच है, लेकिन आ सकता है अगर बदल दो अपने पढ़ने का। इमेजिन करो कि कितना, मतलब वो फीलिंग शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। 2-3 चीज 4 चीज बेटा आप लोग बदल लो, ये मेरी एडवाइस है, नाराजगी नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। So the third law, these forces are internal forces that cannot change the Newton's law, third law ना लिखें, Newton's law है ना, थर्ड लॉ तो है ही है वो, Newton's law लिख लीजिए, ठीक है, Newton's law, these forces are internal forces that cannot change the state of the art। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब अगर मान लो हम इस रॉड पे फोर्स लगा दिए, या टोटल मास अगर हम रॉड का लिखना चाहे वो भी मैंने बताया था, हम इसे लिख दें, द टोटल मास ऑफ द रॉड, कैपिटल M is M1, M2, M3 and so on, Mi and so on, Mn। This is the mass of these n particles in the rod। सबको जोड़ दें तो टोटल मास रॉड का आ जाएगा। अगर मान लो हमने फोर्स यहाँ पे लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा दिया, अब मैं आपको यहाँ पर कोई एक चीज कभी दिखाता हूँ, हालांकि रिजल्ट्स तो एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे, यहाँ पर आपका प्रोटीन है और आपका क्या बोलते हैं कि थोड़ा स्लांटेड है, तो थोड़ा इधर की तरफ जाएगा, इधर कर कहीं कभी नहीं उधर दिखेगा, और अब आप देखिए बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में लिया, तो सपोज मैं बीचों बीच यहाँ रहा है, ये सीधे ऐसे गया ना, यस और अगर यही फोर्स हम कहीं और लगा दें, ये घूमेगा भी और साथ में आगे भी जाएगा। यस, तो फोर्स कहीं पर भी लगाओ, इतना तो तय बात है कि मोशन तो होगा, स्टेट तो चेंज होगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होना चाहिए, मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि मान लो फोर्स F हमने ऐसे लगा दिया, स्टेट विल चेंज, एंड इफ आई अप्लाई दिस फोर्स F ऑन द रॉड, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहां पर फोर्स लगाएं बस वही पॉइंट आगे जाए, पूरा रॉड आगे जा रहा है,
इसके मतलब जो हमने फोर्स लगाया है रॉड के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पे फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। और एक बात और देखो, जब मैंने इस पेन को हिट किया इससे, यहाँ पर ऐसे मान लो ऐसे यहाँ हिट किया, तो आप देखिए कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था। लेकिन अगर हम कैसे डिस्प्लेसमेंट ये देखते हैं यहाँ ये वाला पार्टिकल तो थोड़ा सा आगे गया, लेकिन ये ज्यादा आगे चला गया, भले बेशक घूम भी गया। लेकिन अगर हम इसको बीच में ऐसे मारते हैं तो लगभग सभी का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जब हमने फोर्स रॉड पे लगाया तो फोर्स का डिफरेंट अमाउंट रॉड के अलग अलग पार्ट पे ट्रांसफर हो गया। यानी रॉड के अंदर जितने भी पार्ट थे उन सब पे अलग अलग अमाउंट का फोर्स ट्रांसफर हो गया। और उन सारे फोर्सेस का अगर सम करेंगे हम तो जो फोर्स हमने लगाया था उसी के मैं इसी बात को लिखने जा रहा हूं। जो लोग ऑनलाइन ये बात समझ पा रहे हैं, एक वी आर अप्लाइंग सर, और उनकी ऑनलाइन बोल नहीं रहा है सर। अप्लाइंग, हाँ बोलो बेटा क्या करें। अप्लाइंग द फोर्स F on the rod, ठीक है। The state of the rod will change and comes into the motion from rest. ठीक है। So every particle in the rod will experience certain amount of force. ठीक है, सारे मोशन में आ गए, comes the motion from the rest. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। Each particle in the rod will experiences a certain amount of force. And their vector sum इसके बराबर हो जाएगा। Vector sum is equal to the applied force के बराबर होगा। अब देखिए, मान लीजिए पहला पार्टिकल F1 फोर्स एक्सपीरियंस किया, दूसरा पार्टिकल F2 फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक है, अगर हम मास इसमें अलग अलग दे दें, मैं फिगर पे ही बना दे रहा हूं, हालांकि मैं अलग अलग लिख दिया हूं। मान लो ये पार्टिकल इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 एंड सो ऑन। ये पार्टिकल ith वाला पार्टिकल है, देयर आर n पार्टिकल, सपोज mn मास है। ठीक है, तो अब अगर हम इन सब पे फोर्स लिखते हैं तो सब पे फोर्स अलग अलग जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल में अलग अलग फोर्स से ट्रांसफर होगा। हाँ जी, मास है बॉडी में। अभी तुम्हारा हाथ मैंने खींच के दिखाया था, तो जरा अब चुकना मत। समझ लो, हाँ थोड़ा सा बल बर्दाश्त करो, इतना मतलब फोर्स कहाँ रहता है, आप उंगली के साथ लग रहा है, पर दबाव में ज्यादा हो रहा है। अगर ये दबाए ना ऐसे हाँ ज्यादा हाँ भाई लग रहा है, क्योंकि फोर्स पर यहाँ यही लगना चाहिए हमको, यहाँ सबसे ज्यादा फील हो रहा है। हाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे सारा मास है, हाथ का जो भी मास है इसके बाद ही मेजर मास पड़ा है। हाँ, तो ये फोर्स यहाँ से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का मास आप कैसे बता सकते हैं इसे। हो सकता है दो पार्टिकल भी लेता हुआ अपना नहीं हो, लेकिन एक्सीलरेट केस थोड़ी ना है, तो आप दो रखा है। मैं एक्सेलरेशन का ही नहीं, मैं एक्सीलरेट केस तो कह रहा हूं, सारे पार्टिकल का मास जो है सेम थोड़ी ना है, सेम कितने कंटेंट का है, वही तो बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
अगर डिफरेंट डिफरेंट मास होगा तो फोर्स सब पे अलग अलग नहीं लगेगा। तो हमने मान लिया कि जो भी फोर्स हमने मान लो 50 न्यूटन का लगा दिया, तो m1 वाले पार्टिकल 5 न्यूटन गया, किसी पार्टिकल पे 10 न्यूटन गया, किसी पे 1 न्यूटन गया, किसी पे 0.5 गया, अलग अलग अमाउंट का फोर्स सब पे ट्रांसफर। हम सबको वेक्टोरियल ऐड कर देंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस से बराबर आ जाएगा। यही बात मैंने ऊपर लिखा भी है। लेट F1, F2, F3 and so on, Fi and Fn are the amount of forces transfers on the different particle in the rod। each नहीं लिख सकते, different particles, ठीक है, in the rod। जैसे मान लो F1 लगे M1 पे, F2 लगे M2 पे, and so on। तो इनको वेक्टोरली अगर हम ऐड कर दें, हमारे पास F1, F2, F3 and so on, Fi and so on, Fn। So from Newton's second law, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? F1 की वैल्यू लिख सकते हैं m इंटू या m1 इंटू क्या लिख सकते हैं dv बाई dt, dv1 बाई dt, क्योंकि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होता है। जैसे मान लो हम एकदम बीचों बीच अगर फिट किए थे रॉड को, देखो तो सब सेम जा रहे थे। एक किनारे ऐड किए थे, मान लो यहाँ ऐड किए थे सबको, जैसे आप ध्यान से देखते हैं, अगर मैं यहाँ ऐड किया तो ये वाला पॉइंट ज्यादा आगे गया, यानी इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? सबसे ज्यादा। ठीक है, उसी तरह से F2 की वैल्यू हमने लिख दिया m2 इंटू dv2 बाई dt एंड सो ऑन। Fi की वैल्यू लिख दिया हमने mi इंटू dvi बाई dt एंड सो ऑन, और सबको इसमें लिख के ऐड कर दें। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स था, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल दे हम, हमारे पास आ गया m1 इंटू dv1 बाई dt, m2 इंटू dv2 बाई dt एंड सो ऑन, mn इंटू dvn बाई dt if there are n particles। तो सारा फोर्स को हमने एक्सटर्नल फोर्स को ऐसे लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. और ये जो फोर्स था, ये नेट फोर्स था रॉड पर, इस F को हम लिखेंगे टोटल मास m इंटू dvcm बाई dt। तो ये जो vcm होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, हाँ। और इसको हमने लिख दिया आप m1 dv1 बाई dt अब देखो dt उधर ले जाके हम इंटीग्रेट करेंगे तो dt खत्म हो जाएगा, dt कट जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, m इंटू dvcm, एक तरह से मोमेंटम आ गया, इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, अरे रुको ना, इंटू डी प्लस m2 dv2 बाई dt इंटू dt प्लस mn dvn बाई dt इंटू dt, ऐसा लिखा है। Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dt वाला सब कट जाएगा और vcm का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू m1, ये हो जाएगा dvcm, सॉरी ये दिस इज dvcm नॉट vcm,
डी बीसीएम तो रॉड रेस्ट में था, जैसे फोर्स लगाए तो वेलोसिटी इसके अंदर आएगी, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगी। ये डी ऐसे काट दो, मर्जी करें, है ना, आपकी इच्छा है। m1 इंटीग्रल ऑफ dv1 प्लस m2 इंटीग्रल ऑफ dv2 प्लस एंड सो ऑन mn इंटीग्रल ऑफ dvn, और यहाँ कैपिटल है। तो dvcm का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली vcm with I write in vector form. So this is m1 v1 plus m2 v2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन mn vn whole divided by the total mass of the rod, which we can write m1 plus m2 plus m3 and so on. So this is the velocity of the center of mass. एक मिनट बेटा लिख लेता हूं तो आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। This whole divided by capital M from M1 plus M2 plus and so on Mn, और ये आ गया आपका this is the velocity of center of mass. So VCM is summation of mi vi vector upon summation of mi, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो ये जो रिजल्ट हमारा आया वो था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा ही, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अभी भी देखते हैं इसको कहां पर होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यानी इससे एक बात पता चला कि ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका रॉड का यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हाँ बात ना करना, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सेंटर मास होता है, अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर, थोड़ा देर वेट करो। अभी मान लो कोई चीज है, ये बॉडी के अंदर कोई चीज है, आई विल शो यू। इतना हो गया सर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बताएंगे, दोनों क्या है, दोनों फर्क क्या है। हो गया देखो, अब जैसे इसने पूछा था सेंटर ऑफ मास है क्या, और सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी क्यों पड़ने के लिए, ऐसे काम नहीं चल रहा, तो बताता हूं। ये जो VCM आया है, इस रॉड के अंदर कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी ये VCM के बराबर होगी, वही उस रॉड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे रॉड के मास के बराबर एक पॉइंट मास हम ले लें। मान लो 10 kg का रॉड है, एक छोटा सा पॉइंट मास हमने ले लिया 10 kg का, और उस पर भी उतना ही फोर्स लगाएं जितना इस रॉड पर लगा रहे हैं, तो उस पॉइंट मास का एक्सेलरेशन वही होगा जो पूरे रॉड के अंदर उस पॉइंट का था, या उस पॉइंट मास की टी टाइम बाद वही वेलोसिटी होगी जो सेंटर ऑफ, जो उस रॉड के अंदर कोई पॉइंट ऐसा था जिसको सेंटर ऑफ मास बोलना है, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है। नेट इफेक्ट कहा जाता है एक्सटर्नल फोर्स का बॉडी के सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर उस बॉडी के बराबर मास का एक पॉइंट मास ले लें और उस पर वही फोर्स लगाएं जो उस बॉडी पर लगा रहे थे, तो पॉइंट मास भी उसी एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेगा जिस एक्सेलरेशन के साथ सेंटर ऑफ मास
उस रॉड के उस बॉडी का एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब जरूरत पड़ी सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्यों पड़ी? तो आप देखोगे कि जैसे मान लो किसी चीज को हम ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो कर दे, ध्यान से देखना, ये नहीं है, हमने ऐसे थ्रो कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं। लेकिन नहीं ऐसे भी कर दो तो भी घूमेगा ये। नहीं सर, ऐसा चीजें बड़ी जगह देखो बट मैं घूम रहा हूं। बिल्कुल अरे ऐसा सही ही है, तो वेट नहीं अरे सुनो भाई, देखो ये इधर आता है, है, भारी है। हाँ ये अपने आप घूमेगा, देख सकते हो। तो अब आप देखिए कि लेकिन इस तरह के मोशन में भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी सबसे सिंपल होगी, एक ही तरह का मोशन होगा, इसीलिए और उसकी मैकेनिक्स अगर हम पढ़ ले तो पूरे बॉडी की मैकेनिक्स हम जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अब हमने आप एक रुक जाओ पहले एक चीज कंप्लीट होने दो, फिर तुम्हारी बात भी सुनूंगा, अपने क्वेश्चन को ध्यान से बचा कर रखो। अच्छा एक चीज और यहाँ से जानो, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को एक्सेलरेशन भी निकलवाया था, आप देखिए, ठीक है ना। अगर इसी वाले रिजल्ट से मैं एक्सेलरेशन में निकाल दूं, पहले इसी वाले रिजल्ट से एक्सेलरेशन में मैं निकाल दूं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखो, और चाहे पहले वाला जो इक्वेशन था, दिस वन फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था, उससे एक्सेलरेशन में मैं निकाल दूं, फिर आपको सेंटर ऑफ मास को पूरा डिटेल में लेके जाता हूं। आज तो मैं बता रखा हूं इसको, ठीक है, तो तुम फिर आना, जो पूछना होगा पूछना, फिर देन प्लीज वेट। अच्छा ये देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यू सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कैपिटल एफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस को टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। तो उसी की वजह dv3 by dt लिखे थे। F1 की वैल्यू हमने लिखा था m1 into dv1 by dt, इसको हमने a1 लिख देना है, ठीक है, और उसी तरह से हम F2 की वैल्यू अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ m2 into a2 एंड सो ऑन, ठीक है, जितने भी पार्टिकल है सबका हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए कैपिटल एफ की जगह पर m into ACM डाल दें, F1 की जगह पे m1 into A1 डाल दें, F2 की जगह पे m2 into A2 डाल दें, प्लस mn into an डाल दें। तो यहाँ से देखिए उस फोर्स का इफेक्ट रॉड के ऊपर होगा, वो एक्सेलरेशन, जो फोर्स लाइक एक्सेलरेशन आएगा किस पॉइंट पर आएगा? सेंटर ऑफ मास पर। ये ऊपर में लिख रखा हूं लेकिन अलग से नहीं लिखा था, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, mn into an दिस होल डिवाइड विद कैपिटल M की जगह पे हम डायरेक्ट m1 plus m2 plus एंड सो ऑन m1 लिख दिया था। तो इसी को हम थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi ai divided by summation of m। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब आइए जरा इस बात को मैं समझाता हूं आपको। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगा कि कहां पर है, इसको समझने के लिए एक व्हील हमने ले लिया, साइकिल का पहिया ले लिया, कुछ भी ले लिया, देखो जरा ध्यान से। और ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन भी है कि आप देखिए, सपोज आई हैव टेकन अ व्हील, इस व्हील में बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये रोल कर रहा है, ये रोटेशन में आप पढ़ोगे इसकी मैकेनिक्स, ये इसके ऊपर जा रहा है, घूम रहा है, और आगे तक बना देते हैं। इस सरफेस पर जा रहा है। अब अगर मान लीजिए
हमने यहाँ पे इस पे फोर्स लगा दिया ऊपर में से, है ना, यहाँ पर फोर्स लगा दिया, ऐसे लगा ये क्या करेगा बताओ? रोटेट करेगा। हाँ, अगर फ्रिक्शन है तो रोटेट करेगा ना, नीचे। चलो फ्रिक्शन की बात बाद में, टॉप को देखा ही देखा, वो टॉप भी बाद में रहेगा। ये इसका सेंटर है। ये एक पॉइंट हमने मान लिया एकदम यही कॉन्टैक्ट में, ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ये रोड के साथ कॉन्टैक्ट में, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ यहाँ ऊपर लगाया, और एक पॉइंट ऊपर हमारा है जहाँ पर फोर्स हमने लगाया है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मान लीजिए इसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते ही आगे बढ़ेगा। अब कुछ देर बाद पता चला कि यहाँ पहुंच गया, फोर्स हमने एक बार लगाया और छोड़ दिया, फोर्स का हिट करके और हटा दिया, या लगाते रह सकते हैं, दोनों सिचुएशन। ऐसा करने पर आप बड़ा ध्यान से देखिए तो आपको पता लग रहा होगा कि जो सेंटर है सीधे स्ट्रेट लाइन में आगे गया है। और अगर हम इन सबका नाम दे दें, ये पॉइंट पी कर दें और ये पॉइंट क्यू कर दें, ये सेंटर कर दें, है ना, सेंटर सी मान लें हम, हाफ रोटेशन में, इन हाफ रोटेशन होगा क्या, ये जो पॉइंट क्यू था वो नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं? यस सर, क्यू की जगह और क्यू की जगह पी आ जाएगा, लेकिन सेंटर तो बस आगे बढ़ जाएगा जी। यानी कि इसका मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका जो पार्ट बनता है क्यू का, चाहे पी का, साइकोलाइड होता है। साइकोलाइड नाम सुन लो, बात में कहोगे अच्छा फिर इस बारे बात, लेकिन सेंटर हमारे स्ट्रेट लाइन में है। और इसका पार्ट कैसा बन रहा है, ये कुछ ऐसे गया है, ये ऐसे गया है। किसका पार्ट सबसे सिंपल दिख रहा है? तो किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका मोशन सबसे ज्यादा सिंपल होता है, और उसी पॉइंट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट जाता है, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर में ही हो, ये भी जरूरी नहीं, तो डिपेंड करेगा कि, सुन लो बात को, तुमसे बोलने के लिए नहीं कहा, सुनो। मान लो जैसे, और ये भी जरूरी है कि जहां मास हो वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगर रिंग के बजाय हम रिंग ले लिए तो भी कहानी वही होती है ना। मान लो सपोज इफ आई टेक एन रिंग, मान लो हमने रिंग ले लेता, रिंग ले लेता मैं, ठीक है, ये रिंग ले लेता, ठीक, और इस पे भी हम फोर्स ऊपर लगा के इसको चला देते, ये भी तो रोल करता है। मान लो हमने रिंग ऐसे ले लिया, यहाँ पे ये रिंग आपका है, फोर्स लगा इसका भेज दिए। अभी बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पर फोर्स लगा है, या किसी वजह से इसको चला दिया, ऐसे फोर्स लगा चला दिया, अब ऐसे रोल कर रहा है। ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में है भाई, ये मान लिए, ये पॉइंट क्यू है और ये सेंटर है। हाफ रोटेशन में क्या होगा, हम फुल भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ हाफ रोटेशन नहीं आएगा। ये क्यू पॉइंट तो चला गया ऐसे, पी पॉइंट चला गया ऐसे, और सेंटर चला गया सी। लेकिन क्या है बताओ कि रिंग में सेंटर पर कोई मास था? तो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे? अरे छोड़ो, सेंटर तो होगा यहाँ पे। सबसे सिंप्लीफाइड मोशन किसका हो रहा है? तो ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर जहाँ मास हो, ऐसे भी जगह हो सकता है जहाँ कोई मास ना हो। तो सेंटर ऑफ मास की पहचान क्या है? सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको ऐसा पॉइंट सर्च करना है कि जिसका मैकेनिक्स सबसे सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल से क्या मतलब यहाँ पे?
जिसमें कम या ज्यादा मैथमेटिक्स इस्तेमाल ना हो जिसको पढ़ने में वही इक्वल हो गया। अब आपको कह दिया जाए आपकी मैकेनिक्स पढ़ना हो तो क्या होगा भाई, तब तो आप पूरा जिंदगी खत्म कर दें तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, हर पॉइंट का मोशन अलग है। तो हमको खोजना पड़ेगा एक ऐसा पॉइंट जिसका मोशन सबसे सिंपल हो, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट होता है। तभी तो फिर देखो ACM लिखे, यानी एक्सेलरेशन जो ACM आया किसका है, वो सेंटर ऑफ मास का है। फोर्स कहीं पर भी लगा है, रॉड में फोर्स कहीं पर भी लगा है, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM, that is F upon M. Whenever the force is applied on the rod, it doesn't matter. The acceleration, see the matter ji? The acceleration of the center of mass is defined as F by M. And the second thing, the center of mass is the point whose motion is very much simple. The other point in the body. तो यही पहचान है सेंटर ऑफ मास। बोलेगा हम क्या कर रहे हैं? तब मैं वही बोल रहा था कि वो जो नेगेटिव यही बात अभी समझा, हम लोग चुपचाप शांति से सुनते रहा करो। तुम लोग जो सोचोगे उससे ज्यादा मैं बताऊंगा, अब बीच में बोलोगे बहुत सारी बातें पड़ जाएंगी। अब बोलिए, आप भी बोलिए। हमें क्या लगता है कि अगर जैसे रिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा। रिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा रोटेटिंग का, मतलब सेंटर ऑफ मास 0 नहीं लेंगे भाई, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास पे मैंने ये बताया कि जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे मास रखता ही हो। मास लिखने से मतलब पूरा एक मास है ही। चलिए तो थोड़ा 2-3 पॉइंट लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, समझ गए फटाफट? यस सर। लिखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जो लोग ऑनलाइन वो भी लिखें, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जो लोग ऑनलाइन हो मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, is a point, center of mass of the body is a point where the effect of net external force या net force is seen, देखा जा सकता है। Effect of net external force is seen, यानी फोर्स कहीं पर लगा इफेक्ट वहीं आएगा। It means that, इसके आगे लिखिए, it means that wherever we can apply the force on the body, wherever the force is applied on a body, the acceleration of the center of mass, the acceleration of the center of mass, ACM, is equal to net force upon total mass. Wherever the force is applied on the body, the acceleration of center of mass ACM is equal to F upon total mass. वही ऊपर भी लिखते हैं, F की वैल्यू अपॉन F की वैल्यू जोड़ दिए अपॉन टोटल मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज F upon टोटल मास। एक मिनट भी खत्म नहीं हुआ, F upon टोटल मास, यानी फोर्स कहीं पर भी लगा है, बॉडी पे कहीं पर भी लगा दे फोर्स, ये मैटर नहीं करता कि बॉडी के किस पार्ट पर लगाया गया है, ऊपर लगा है कि बीच में लगा है कि नीचे लगा है, कहीं पर भी लगा दीजिए, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ACM की वैल्यू F upon M। ठीक है, ACM इज इक्वल टू F upon M। हमने क्या लिखा इस पे कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसका नेट इफेक्ट कहां दिखेगा, सेंटर मास पे। ठीक है, इट मींस दैट, ठीक है, the acceleration of the center of mass is defined as F upon M। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि wherever the force is, ये भी नोट कर लो, wherever the force is applied on the body, यदि कहीं पर भी फोर्स लगा दें बॉडी के ऊपर, अब यदि बॉडी यहाँ पर फोर्स यहाँ लगाना, बॉडी को लगा ही नहीं रहा, पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास चल क्यों नहीं रहा है, तो गलत है। ठीक है, wherever the force is applied on the body, wherever कहीं पर भी लगाता है, wherever the force is applied on the body, ठीक है, the acceleration of the center of mass is independent on the point of application of the force. Wherever the force is applied on the body,
the acceleration of the center of mass is independent on the point of application of the force. यानी किस पॉइंट पर लगा रहे हैं हम बॉडी के, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। यदि उसको कहीं पर भी लगा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, f अपॉन m माइनस। दूसरी बात आपके केस में डायग्राम में बता दो ये पॉइंट को, और एकदम नहीं पता पढ़े लिखो तुम, समय कम है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी is a point, the center of mass of the body is a point whose motion is very much simplified, whose motion is very much simplified than other points in the body. Whose motion? Is very much, loose motion nahi, whose motion, whose motion is very much simplified than other points, whose motion is very much simplified than other points in the body. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत इसमें पड़ेगी। अगला पॉइंट लिखो, whose motion is whose motion is very much simplified than other points in the body. चलिए इसी में और पॉइंट लिखिए, इसे दबाए बच्चे क्या भी होता है, हम पढ़ा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, छूट रहा है, बोलने दीजिए, चुप साला है, बोलने दीजिए, पता नहीं क्या बोलना है, बस लिखा हो मत दिखाओ मुझे, तुम्हारा खोपड़ी में क्या है ये बताओ, तू कैसे आएगा, एक पीछे वो भी सो रहा है, मैं देख सब रहा है, येलो कलर में रंग है, ये भी कलर ही है, हाँ जाली हमारे लोग ये तो सिस्टम नहीं है। बेटा ये बात बोलो कि जब तुम ईमानदारी से पढ़ते हो तुम्हें नींद नहीं आएगी, एक ना भी वो सीखने के लिए टीचर की जरूरत तो उनकी प्रतिभा से सीख लिए थे, ये कहानी नहीं है, सच्चाई की बात है। लेकिन वैसे ना टीचर है ना वैसे दोनों बात है, तो वैसे स्टडी वो इतना ज्यादा उस कहानी में से यही है कि हाँ बोले यार, अपने टीचर के प्रति समर्पण की भावना जिसकी रहेगी वो निश्चित सीखेगा। उस कहानी का मेन तो आप पूछ रहे हैं, बोल रहे बोलने दीजिए, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आप ही बात नहीं करो, जो भी ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा, पर्दा डाल के बैठा होगा, क्या बोलिए भाई, क्या बोल रहे थे आप? सर अगर मतलब ये जो रिंग है टूटी हुई हो, लेकिन अगर उसका मतलब रिवॉल्विंग बाद में करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वहां आएगा, समझ रहा? अभी से चुप रहिए आप। सर आज आपने हेडफोन भी लगाया था, तो अच्छे भी नहीं बोल रहे। हाँ वो तो सही बोलेगा ना, जान एक सब सुन रहा है। हाँ अच्छा मान लो टूटी हुई तो क्या करना चाहते हो, भी सुन ले तुम्हारा। नहीं सर, मतलब कह रहे हैं कि मतलब बीच से टूटी हुई है, लेकिन वो हिस्सा मतलब नीचे कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो भी तो मतलब सर सेंटर ऑफ मास यही रहेगा ना। हाँ भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर हल्का सा टूटा है, पड़ना है। और सर अगर मतलब जो अगर हम लोग केस लेते हैं लोग मून और अर्थ का, अरे सुनो लो भाई, बात सुन लो, अगर मान लो यहाँ पर मास, यहाँ तुम अगर मान लो सपोज कि चलो मैं तुम्हारी बात समझ गया, एक बार तुम्हारे क्वेश्चन को मैं जवाब देता हूँ, रुको। ये रिंग है, आ जाओ, इस रिंग का मास कंप्लीट मास m है, मान देखो भाई 10 kg दिया गया है, अब इसके ऊपर 5 kg है, सेंटर के ऊपर, इसके नीचे 5 kg है, समझ गए? Yes. अरे वो जो हाँ, अब तुमने क्या काम किया कि इसको तोड़ के थोड़ा निकाल दिया, नीचे वाले में से थोड़ा सा तोड़ के निकाल दिया, समझो 2 kg तोड़ के निकाल दिया, अब नीचे वाला तो क्या हो गया, 8 kg बचा। अब सेंटर ऑफ मास यही सेंटर नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैवियर मास। होता आगे दिखाएंगे, मैथमेटिक्स में दिखाएंगे पेन के साथ। ठीक है, समझ गए? अब आप तोड़ने जोड़ने की बात बाद में, पहले आगे बढ़िए।
रेस्ट की बॉडी है ऐसे यही मान अरे यार साइंटिस्ट महोदय थोड़ा क्वेश्चन बाद बनाएंगे, मुझे कंप्लीट कर लेंगे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बाद में पूछ रहा हूं। हाँ बाद में पूछना। अगर ये पूछ लेंगे एक्सप्रेशन होगी पूरी बॉडी की और सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन जो होगी दोनों की सेम होगी ना? नहीं, अलग अलग होगी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम होगा, बाकी अदर पॉइंट्स का एक्सेलरेशन से डिफरेंट हो सकता है। राइट, पूरी बॉडी कलेक्टिवली बोल रहा हूं। वो तो सेंटर ऑफ मास हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं, उसका पॉइंट। The center of mass of body, the center of mass of body is a point where we can place the total mass of the body. We can place the total mass of the body. ठीक है? And it may possible that the center of mass of the body exists where there is no mass. That is in the case of ring, where there is no mass. जहाँ कोई mass नहीं है। ठीक है? It may possible that the center of mass of the body may exist where there is no mass. कोई mass यस सर। आप लोगों के कंफ्यूजन होता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है, अलग अलग। यस सर। लिखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी तो हाथ पेन में पेन पर हाथ लिए तो मैं समझ गया था, बताओ कैसे डिफाइन करोगे। सर यहाँ पे तो जो टॉर्क के ड्यू टू फोर्स होता है वो मतलब करेक्ट नहीं ग्रेविटेशनल टॉर्क ये बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो इस पेन को अगर हम यहाँ रखें, अब देखो इधर मास कम है तो सेंटर ऑफ मास इधर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ रखें, ये आपका पेन जो है एक तरह से ये हो सकता है ये बैलेंस होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे जैसे मान लो कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ, क्या भी नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो हो गया। हाँ ठीक है हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इधर जो ग्रेविटी का टॉर्क लगा, इधर जो टॉर्क लगा, दोनों का नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 लिख लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक मिनट बस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? The net gravitational torque is balanced at a point. The net gravitational torque is balanced at a point is called center of gravity of the body. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? टोटल वेट लगता है। क्या करना सर? टोटल वेट ऑफ द बॉडी, और सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है? टोटल मास रखा जाता है। अब देखो जैसे मान लो कि कोई बॉडी किसी भी शेप की हम ले रहे हैं, ऐसे ले लिए, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर उसका ग्रेविटी का टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ कोई बॉडी है उसका टॉर्क, यहाँ कोई बॉडी है उसका कुछ पॉइंट है, इन सबका टॉर्क अगर आपका बैलेंस हो रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG जी लिख दिया हमने, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, और फिर उसी पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब तक अगर आप ठीक ढंग से नहीं पढ़े तो इस चैप्टर से जरूर पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर के साथ कई चीज कवर अप हो जाएगी आपकी। ओके सर।
अब बोल तो ऐसा रहा हो कि सच में बात मान ही लोगे तुम। सर मालूम है सर। अच्छा देख ही रहा हूँ मैं। चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कितना ही रहेगा तो। अरे कोई बात नहीं, जाने दो। और तू बता